गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में क्लोरोफाइसी के लक्षण हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी जो रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कोकोइड रूप में आपको बता चुका था और आगे चलते हैं हम कोकोइड के बाद फिलामेंटस टाइप में। ठीक है, फिलामेंटस टाइप ये कौन सा नंबर है? 4 नंबर है। ठीक है, नंबर 4 फिलामेंटस थैलस ही लिख देते हैं ताकि याद आए, ये याद करने में आसानी हो। फिलामेंटस टाइप थैलस किसमें होता है? देखिए, इसमें 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। पहला है अनब्रांच्ड और दूसरा है बी ब्रांच्ड। ठीक है, शाखित भी होते हैं और अशाखित भी होते हैं। ठीक है, तो अशाखित में जैसे यूलोथ्रिक्स है, उडोगोनियम है, ये कैसे होते हैं? यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम ये कैसे हैं? ये अशाखित होते हैं। और अगर शाखित की बात की जाए तो जैसे क्लेडोफोरा, पीथोफोरा, क्लेडोफोरा, पीथोफोरा ये कैसे होते हैं? ये शाखित होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे यूलोथ्रिक्स में इस प्रकार से जो है एक नीचे होल्ड फास्ट होती है और फिर उसके ऊपर इस प्रकार से कोशिका जो है लगी रहती है। ये यूलोथ्रिक्स है, इस प्रकार का ही होता है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, सीधा भी आप बना सकते हो यूलोथ्रिक्स को इस प्रकार से, ये भी यूलोथ्रिक्स ही है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर। और अब देखिए, अगर हम उडोगोनियम की बात करें तो उडोगोनियम में जैसे मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ पहले, इस प्रकार से उडोगोनियम में कोशिका होती हैं, ऊपर एक के ऊपर एंड टू एंड जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब इनमें विभाजन होता है तो कैप कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर कैप कोशिका भी बनती है, अंड कोशिका भी होती है। तो ये जो है ये उडोगोनियम है, लेकिन ये शाखित नहीं है, ये अशाखित है। ठीक है, नीचे वाली जो ये वाला जो कोशिका का भाग है इसको होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। ये इसको आधे स्तर पर चिपकाए हुए रखता है। अब क्लेडोफोरा की ब्रांच की बात कर लेते हैं तो क्लेडोफोरा जो है वो इस प्रकार का होता है, ब्रांच्ड होता है। इस प्रकार से ये जो क्लेडोफोरा है वो इस प्रकार का होता है, इसमें ब्रांच पाई जाती हैं, ऐसे ब्रांचें होती हैं, एक तरह से वृक्षीय स्वभाव वाला होता है ये क्लेडोफोरा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ब्रांच बनी हुई है। तो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों ही प्रकार के फिलामेंट, ये जो फिलामेंट हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी। और हेटेरोट्राइकस नंबर 5 क्या है? हेटेरोट्राइकस, इसको हम कहते हैं विषम तंतुकीय। ठीक है, विषम तंतुकीय कौन कौन से हैं? तो जो विषम तंतुकीय हैं उनके अंदर देखिए शाखन जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का शाखन होता है। शाखन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रोस्टेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्यान कहते हैं। और दूसरा होता है इरेक्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सीधा या ऊर्ध्व तंत्र। ठीक है, 2 प्रकार से इसके अंदर शाखन के बाद 2 भाग बन जाते हैं। तो इसके अंदर जो है एग्जाम्पल है ड्रेपरनेल्डिया, फ्रिस्चिएला। एग्जाम्पल क्या है? ड्रेपरनेल्डिया और फ्रिस्चिएला, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यानी एक भाग तो कैसा होगा? नीचे भूमि की सतह से लेटा हुआ रहता है और दूसरा सीधा खड़ा हुआ रहता है। आगे चलते हैं, साइफोनियस टाइप नली स्वरूप थैलस कौन सा है? नंबर 6। क्लोरोफाइसी में थैलस का नली स्वरूप भी पाया जाता है। तो साइफोनियस टाइप नंबर 6, ये कैसा होता है? साइफोनियस टाइप में क्या होता है कि साइफोनियस थैलस बहुकेंद्रकीय और पट विहीन होता है। कैसा होता है ये? एक तो होता है मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, और एसेप्टेट होता है। यानी कैसा होता है? अपट या अपटीय होता है।
या पट रहित लिख दो हिंदी में, पट रहित होता है, ठीक है, यानी सह-कोशिकी होता है, सिनोसाइटिक होता है। कैसा होता है ये? सिनोसाइटिक होता है, ठीक है, सिनोसाइटिक होता है ये, क्लियर, सह-कोशिकी होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल है जैसे प्रोटोसाइफोन, कॉलेरपा, कोडियम, एक तो है कॉलेरपा, एक है प्रोटोसाइफोन और एक है कोडियम, ठीक है। इसके अंदर इस प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। आगे चलते हैं मृदुतकीय थैलस, पैरेन्काइमेटस, नंबर 7 है पैरेन्काइमेटस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतकी थैलस, ठीक है। ऐसे थैलस भी हैं जिनके अंदर पूरा भाग ही कैसा होता है? मृदुतकी प्रकार। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि थैलस प्रकारों का सर्वाधिक विकसित स्वरूप क्या होता है? मृदुतकी थैलस ही होता है, ठीक है। सर्वाधिक विकसित प्रकार का जो थैलस है वो कैसा होता है? मृदुतकीय थैलस होता है। ये वाइवा का क्वेश्चन है कि आपको पूछा जा सकता है कि जो एल्गी है उनमें सर्वाधिक विकसित प्रकार का थैलस कौन सा होता है, तो आपको बताना है मृदुतकीय थैलस। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है डिक्टियोटा और अल्वा, ठीक है। अल्वा को भोजन के रूप में काम लिया जाता है। अल्वा जो है वो इस तरह का होता है, एक छोटा सा नीचे एक तंतु सा होता है, इस प्रकार से ये अल्वा है, ये अल्वा ही होता है। पूरा जो है थैलस मृदुतकी टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आता है इसमें क्लोरोफाइसी में, वो है अलैंगिक जनन। अब हम जानेंगे अलैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसमें? क्लोरोफाइसी में। सबसे पहले देखिए चल बीजाणु, नंबर 1 क्या है? जूस्पोर। तो वैसे तो मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ जब मैंने शैवालों के लक्षण पढ़ाए थे उसी वक्त। तो जूस्पोर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। कैसे होते हैं ये? मोटाइल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनमें फ्लैजेला पाई जाती हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड यानी कशाभिकीय होते हैं, चल प्रकार के होते हैं और कशाभिकीय होते हैं, ठीक है। और ये बनते कब हैं? अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, ठीक है। अब बाइफ्लैजिलेटेड, जैसे बाइफ्लैजिलेटेड किस में बनते हैं? ये बनते हैं जैसे क्लेमाइडो मोनास में, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में कैसे बनते हैं? ये बाइफ्लैजिलेटेड बनते हैं, ठीक है। क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड भी बनते हैं, या टेट्रा बोल दो, टेट्राफ्लैजिलेटेड यानी चतुर्कशाभिकी। ये किस में बनते हैं? ये बनते हैं यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में भी किस में बनते हैं? मेगास्पोर में, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में जो गुरु बीजाणु बनेगा उसके अंदर बनते हैं क्या? टेट्राफ्लैजिलेटेड। यूलोथ्रिक्स में गुरु बीजाणु में टेट्राफ्लैजिलेटेड बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से मल्टीफ्लैजिलेटेड भी बनते हैं। ये बनते हैं जैसे उडोगोनिया में। इसमें कैसे बनते हैं? ये मल्टीफ्लैजिलेटेड बनते हैं। अब बाइफ्लैजिलेटेड में देखिए इस तरह से ये होता है, ये बाइफ्लैजिलेटेड है। टेट्राफ्लैजिलेटेड में जैसे यूलोथ्रिक्स में जो गुरु बीजाणु होता है वहाँ पर ये टेट्राफ्लैजिलेटेड भी बनते हैं, ठीक है। और जो मल्टीफ्लैजिलेटेड हैं उसमें जो उडोगोनियम में होता है वो इस प्रकार से मल्टीफ्लैजिलेटेड जो है पाई जाती हैं। इस प्रकार से मल्टीफ्लैजिलेटेड हो गया, ठीक है। अब देखिए इनके बनने की प्रक्रिया क्या है? वही प्रक्रिया है जिसमें जैसे क्लेमाइडोमोनास का ये एग्जाम्पल दिया जाए
तो जैसे ये क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है, इसमें सबसे पहले ये अपनी कशाभिकाओं को त्याग देगा, इसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा, ठीक है, डेंस हो जाएगा। इसके बाद इसके कोशिका द्रव्य में विभाजन होते हैं तो छोटे छोटे खंडों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये कोशिका ना कहला करके क्या कहलाती है, ये स्पोरेंशियम कहलाती है, ठीक है, यानी कि बीजाणुधानी कहलाती है। और विभाजन 32 से 64 इसके अंदर हो सकते हैं, यानी 16 से अगर 16 विभाजन होंगे तो 32 होंगे तो 64, इस तरह से इनके अंदर विभाजन होते हैं। तो कोशिकाएं या कोशिकीय खंड कितने बन जाएंगे, 32 से 64 बन जाएंगे। और फिर इन 32 से 64 खंडों पे इनका जो है जीव द्रव्य सघन होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और ये अब क्या कहलाते हैं, जूस्पोर कहलाते हैं। और ये क्या कहलाती है, ये जूस्पोरेंजियम कहलाती है, ठीक है। और ये बीजाणु संख्या में कितने बनते हैं, 32 से 64 बन सकते हैं, 64 के गुणन बन सकता है, यानी कि 128 भी बन सकते हैं, 256 भी बन सकते हैं, 512 भी बन सकते हैं, ठीक है, 1024 भी बन सकते हैं। तो इस तरह से गुणन में बनते हैं। तो चल बीजाणु बनने की प्रक्रिया ये है, ठीक है। इसी तरह से एप्लेनोस्पोर भी बनते हैं। दूसरा क्या है, एप्लेनोस्पोर। इसे अचल बीजाणु कहते हैं। ये मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। अचल बीजाणु नाम से ही जैसे पता चल रहा है, तो ये अचल बीजाणु होते हैं, ठीक है। अचल बीजाणु देखिए, ये स्थलीय और अर्धवायवीय शैवालों में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं ये, अधिकतर स्थलीय या अर्धवायवीय शैवालों में, ठीक है। अधिकतर किस में बनते हैं, स्थलीय या अर्धवायवीय शैवालों में बनते हैं। तो अचल बीजाणु एक या अधिक बन सकते हैं, ठीक है, एक या अधिक प्रति कोशिका, यानी एक कोशिका से एक भी बन सकता है और एक कोशिका से अधिक भी बन सकते हैं। तो एक या अधिक प्रति कोशिका बन सकते हैं, अचल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे शैवाल हैं जिनके अंदर ये बन सकते हैं, जैसे क्लोरेला है, यूलोथ्रिक्स है, इनके अंदर ये बन सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इसमें भी बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्लोरेला जो है वो अपने आप में एक कोशिका ही होती है। क्लोरेला जो है एक कोशिकीय शैवाल है। तो अब क्या होता है कि ये पूरी कोशिका ही, अंदर का जीव द्रव्य इसका क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। पूरी कोशिका एक अचल बीजाणु के रूप में काम कर सकती है, या फिर इस कोशिका में विभाजन के बाद अंदर बने हुए खंड जो हैं वो अचल बीजाणु का काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर अचल बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं एप्लेनोस्पोर के बाद हिप्नोस्पोर। नेक्स्ट जो आता है वो है हिप्नोस्पोर। तीसरा, हिप्नोस्पोर को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम कहते हैं संचल बीजाणु। मोटी भित्ति के बीजाणु है और संचित भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है। तो मोटी भित्ति वाले प्रचुर भोज्य पदार्थ युक्त, ठीक है। भित्ति कैसी होती है, इनके बाहर की ओर मोटी होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, ठीक है। बनते भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित। प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये जीवित रहते हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो ये अंकुरित होकर के नया पादप बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ड्रेपर नेल्डिया और यूलोथ्रिक्स, इनमें ये बनते हैं, ठीक है। हिप्नोस्पोर क्या होते हैं कि जैसे चल बीजाणु बन गया मान लो, तो चल बीजाणु में क्या होता है
कोशिका भित्ति छोटी होती है, लेकिन हिप्नोस्पोर में इसके बाहर की जो कोशिका भित्ति है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। इस तरह से मोटी कोशिका भित्ति थिक सेल वॉल बन जाती हैं हिप्नोस्पोर के बाहर, और इनके अंदर संचित भोज्य पदार्थ भी होता है। एक तरह से हम अगर ये कहें कि इनके बनने का जो प्रोसेस है वो एकाइनीट की तरह ही होता है, तो गलत नहीं होता है। एकाइनीट में जो कोशिका भित्ति होती है वो हिप्नोस्पोर से भी मोटी होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। बिना कोशिका भित्ति वाला तो होता है नैनोस्पोर, केवल एक झिल्ली होती है, ठीक है। नैनोस्पोर में क्या होती है, केवल एक झिल्ली होती है, ठीक है। ओटोस्पोर में बहुत ही कम या बहुत ही पतली कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। कई ऐसे भी ओटोस्पोर हैं जिनके अंदर भित्ति होती नहीं है, ये ओटोस्पोर हो गया, ठीक है। भित्ति का जो है वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ओटोस्पोर के बाद और भी कई तरह के जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं, तो जैसे फिर ओटोस्पोर की कैटेगरी में ही हम रख सकते हैं चल बीजाणु को, ठीक है, जूस्पोर को। जूस्पोर की कोशिका भित्ति पतली होती है, किसकी बजाय, एप्लेनोस्पोर के, ठीक है। एप्लेनोस्पोर के बजाय इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है। फिर एप्लेनोस्पोर के बाद आगे चलते हैं तो फिर आता है हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर की भित्ति जो है एप्लेनोस्पोर से मोटी होती है, किससे मोटी होती है, अचल बीजाणु से मोटी होती है हिप्नोस्पोर की, ठीक है। और हिप्नोस्पोर के बाद एकाइनीट्स का नंबर आता है। एकाइनीट्स की कोशिका भित्ति हिप्नोस्पोर से मोटी होती है, ठीक है। ये एकाइनीट हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें देखिए कोशिका भित्ति का विस्तार इस प्रकार का होता है। आगे चलते हैं। हिप्नोस्पोर के बाद निश्चेष्ट बीजाणु, एकाइनीट। निश्चेष्ट बीजाणु इनको कहते हैं, इनको हम विश्रामी बीजाणु भी कहते हैं। तो ये कब बनते हैं, ये भी मोटी भित्ति वाले होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, ठीक है। थिक सेल वॉल और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, प्रचुर भोज्य पदार्थ युक्त होते हैं, ठीक है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होते हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्य बातें हैं। जैसे किसमें बनता है ये, जैसे यूलोथ्रिक्स में बनता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स में एकाइनीट्स का निर्माण होता है। तो देखिए एकाइनीट्स की कोशिका भित्ति इस तरह से मोटी होती है और इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ होता है, क्लियर। देखिए इसमें आपको एक बात याद रखनी है, आपसे अगर पूछ लिया जाए बहुवर्षिता के साधन क्या है, तो आपका एग्जाम्पल आंसर क्या होना चाहिए, हिप्नोस्पोर एंड एकाइनीट्स। ये क्या है, बहुवर्षिता के साधन है। क्यों है बहुवर्षिता के साधन, ये इसलिए है बहुवर्षिता के साधन क्योंकि ये बनने के बाद अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में बनाए रखते हैं और जब अनुकूल कंडीशन आती है तब ये अंकुरित होकर के नया पादप बना लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आता है आइसोगेमी, इसे हम समयुग्मकी भी कहते हैं, ठीक है। समयुग्मकी की खास बात क्या है कि इसमें देखिए जो युग्मक हैं वो समान प्रकृति के युग्मकों का संयोजन होता है, समान प्रकृति के युग्मकों का संयोजन होता है, ठीक है। यानी दो समान प्रकृति के युग्मक आपस में क्या करते हैं, संयोजित होते हैं। फिर
अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है, एक क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, ये वाला जो है आप देख सकते हैं, ये वाला एक क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। अब इस क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, आगे युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, या दो अलग अलग ले लेते हैं, फिर ऐसे समझ में आ जाएगा, अलग अलग लेंगे तो। देखिए ये एक है और ये वाला दूसरा है, ठीक है। अब इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण ठीक वैसे ही होता है जैसे चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। पहले इसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा, कशाभिकाएं ये अपनी त्याग देगा, फिर इसके बाद इसमें विभाजन होगा, विभाजन से छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है, इस तरह से 32 से 64 तक। इसी तरह से इसमें होगा ये प्रोग्राम, तो इस तरह से छोटे छोटे खंड बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे 32 से 64 तक। फिर इसके अंदर देखिए कोशिका भित्ति आ जाएगी और ये इस प्रकार से युग्मक बन जाएंगे ऐसे, और इसी तरह से इसमें हो जाएगा, ये युग्मकों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये 32 से 64 तक बनेंगे, ये भी 32 से 64 तक बनेंगे। फिर एक युग्मक इधर से आ गया ये वाला, और एक युग्मक आ गया इधर से ये वाला, ठीक है। फिर इन दोनों का क्या होता है, सलियन होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सलियन करते हैं। सलियन इनका कहाँ से होता है, इसकी जो शीर्ष भाग है, यानी जिस तरफ कशाभिकाएं होती हैं उस तरह से, उस तरफ से क्या होता है, इनका सलियन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इनका सलियन हो रहा है। तो सलियन में मैंने आपको बताया था कि पहले दोनों के बीच की कोशिका भित्ति गल जाएगी, फिर दोनों का जीवद्रव्य आपस में मिलेगा, फिर केंद्रकों का मिलन होता है, ठीक है। यानी पहले क्या होता है, पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, यानी पहले जीवद्रव्य सलियन होगा और फिर केंद्रक सलियन होगा। और इस तरह से देखिए चारों कशाभिकाओं युक्त क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया जाइगोट, तो 2n जाइगोट बन गया। 2n जाइगोट बनने के बाद फिर ये अपनी कशाभिका को त्याग देता है और इसकी चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है इस तरह से, ठीक है। कशाभिकाओं को ये त्याग देगा, फिर इनके अंदर विभाजन होते हैं, ये विभाजन हो गए, ठीक है। विभाजन के बाद फिर क्या होगा, इन विभाजित कोशिकाओं के बाहर की ओर कशाभिकाओं का निर्माण होगा, भित्ति का निर्माण होगा। अब ये क्या कहलाते हैं, ये अब जूस्पोर कहलाते हैं। जूस्पोर यानी चल बीजाणु कहलाते हैं। और फिर ये इस चल बीजाणुधानी से बाहर आकर के नया क्लेमाइडोमोनास उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम समयुग्मन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, समयुग्मन कहेंगे। क्लियर? दोबारा से सुन लीजिए, दो क्लेमाइडोमोनास हमारे सामने हैं, दोनों ही पहले युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया चल बीजाणु जैसे ही होती है, इधर से इसका युग्मक आ गया, इधर से इसका युग्मक आ गया। दोनों युग्मक समान प्रकृति के होते हैं, आकार भी एक जैसा होता है और आकृति भी एक जैसी होती है। और ये अपनी कशाभिकाओं वाली सतह से, यानी कि अपनी कशाभिकाओं वाली अग्र सतह जो होगी, इस अग्र सतह से दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। पहले जीवद्रव्य का सलियन होगा, फिर केंद्रकों का सलियन होगा, फिर जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के चारों ओर भित्ति बन जाएगी, कशाभिकाएं लुप्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसके अंदर विभाजन से चल बीजाणुओं का निर्माण होगा और चल बीजाणुधानी से बाहर आकर के एक चल बीजाणु एक नए क्लेमाइडोमोनास को रिप्रेजेंट करता है। अब आइसोगेमी की तो हमने बात कर ली, लेकिन एन आइसोगेमी कैसा होता है, एन आइसोगेमी, ठीक है। इसमें प्रकृति असमान हो जाती है, ठीक है। असमयुग्मकी इसको इसलिए कहते हैं, असमान प्रकृति असमान होगी तो अंतर क्या आएगा, अंतर ये आएगा कि आकृति तो दोनों की एक जैसी होती है, आकृति में कोई फर्क नहीं होता, परंतु आकार छोटा बड़ा हो जाता है। यानी कि एक तो छोटा होता है, ठीक है, और एक आकार में बड़ा होता है। बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। एक आकार में छोटा है, एक आकार में बड़ा है, बाकी यहाँ से लेकर पूरा प्रोसेस सेम है। यानी इसी तरह से एनाइसो युग्मक जो
एनाइसोगेमी है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है ऊगेमी टाइप। ऊगेमी टाइप में दोनों ही असमान प्रकृति के होते हैं कंप्लीटली। कैसे देखो, तीसरा जो है वो है ऊगेमी टाइप, इसे हम अंड युग्मनी या अंड युग्मक या अंड युग्मकी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये। जैसे एक क्लेमाइडोमोनास तो ये है और दूसरा ये है। क्लियर? अब इसमें अंड युग्मन होगा, कैसे होगा? तो ये तो पहले वही काम करेगा जो अभी तक करता आया है, यानी अपनी कशाभिकाओं को त्याग देता है और इसका जो जीवद्रव्य है वो सघन हो जाएगा, फिर इसमें विभाजन होंगे इस तरह से। तो 32 से 64 तक क्या बन जाएंगे? गैमेट्स बन जाएंगे। इस तरह से ये गैमेट बन जाएंगे इसके अंदर कशाभिकाओं का निर्माण होने से। ठीक है, ये 32 से 64 क्या बन जाएंगे? मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? और फिर ये जब बाहर आएंगे तो इनमें से एक मेल गैमेट, ये एक क्या है? मेल गैमेट है। ठीक है, यानी नर युग्मक है ये एक। क्लियर? और ये क्या करेगा? ये अपनी कशाभिकाओं को तो त्याग देगा, कोशिका द्रव्य इसका सघन हो जाएगा और ये अपने आप में क्या एक अंड कोशिका है। ठीक है, यानी कि ये खुद क्या करता है? एक अंड कोशिका का काम करता है। ठीक है, अंड कोशिका। क्लियर? यानी फीमेल गैमेट होता है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, मेल गैमेट चल प्रकार का होता है, ये अचल प्रकार का होता है। ठीक है, ये छोटे होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, ये बड़े होते हैं और संख्या में एक ही होता है या कम होते हैं। ये सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय होता है। तो ये गति करता हुआ इस अंड कोशिका पर आ जाता है इस तरह से। ठीक है, इसकी कशाभिकाएं आ जाएगी। ये फीमेल है, ये मेल है, ये केंद्रक है दोनों के। तो पहले जीवद्रव्य का संलयन होगा दोनों का, ये दोनों के जीवद्रव्य मिल जाएंगे और फिर आगे केंद्रक का संलयन होगा, फिर बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट में अभी दो कशाभिकाएं साथ हैं, फिर इसकी कशाभिकाएं तो लुप्त हो जाती हैं, इसकी भित्ति बन जाएगी चारों ओर। भित्ति बनने के बाद इसमें विभाजन होगा, तो इस तरह से छोटे छोटे खंड बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? ये स्पोर बन जाएंगे, यानी जू स्पोर बनेंगे। अब ये पहले तो जू स्पोर, ये जू स्पोर बन जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से 32 से 64 तक जू स्पोर बन जाएंगे। फिर ये जू स्पोर बाहर आने के बाद एक नए क्लेमाइडोमोनास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोफाइसी के सदस्यों में लैंगिक और अलैंगिक जनन संपन्न होता है। कल हम जानेंगे क्लोरोफाइसी में जीवन व्रत यानी कि लाइफ साइकिल, और फिर हम चलेंगे इसके एक मेंबर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।